हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है 1857 की क्रांति। उसका पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 1 में नसीराबाद में विद्रोह की स्टडी की थी। पार्ट 2 में नीमच का शुरू कर रहे हैं। नीमच की छावनी कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की मदद से 6 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी पर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया था। इस समय मेवाड़ी सेना में तनावपूर्ण वातावरण था। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि नीमच की छावनी का विद्रोह वापस शुरू कब हुआ था, 6 जून 1857 को। और इसमें लीड करने वाले मेवाड़ी सेना नायक थे सही वाले अर्जुन सिंह। इन्होंने आटे की रोटी बनवाकर असंतुष्ट सैनिकों के समक्ष बैठकर उसने स्वयं खाई। इस पर सैनिकों का भ्रम व असंतोष दूर हो गया और विद्रोह का संकट टल गया था। नेक्स्ट पॉइंट में नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना पुनः प्रबल होने लगी। 12 अगस्त 1857 को विस्फोट हुआ। 83वीं रेजिडेंट का एक यूरोपीय अधिकारी मारा गया। छावनी के ब्रिटिश पदाधिकारियों ने मेवाड़ सेना की सहायता से छावनी में शांति स्थापित कर दी। इन्हीं दिनों फिरोज नामक एक हाजी ने अपने को दिल्ली के मुगल बादशाह का वंशज व शहजादा घोषित कर दिया। वह मध्यस्वर पर अधिकार कर लिया। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का झंडे के नीचे एकत्र होने के लिए आह्वान किसने किया था? फिरोज ने। नेक्स्ट पॉइंट, सावर्स ने मेवाड़ की सेना से राणा से सेना प्राप्त कर ली और सितंबर को निम्बाहेड़ा में ससैन्य पहुंचे और वहां डेरा डाला। नेक्स्ट पॉइंट, सावर्स ने इसे मेवाड़ के राणा को सुपुर्द कर दिया। मध्य भारत का एजेंट थे कर्नल डिगुरेंड मऊ से एक बड़ी सेना के साथ मंदसौर पहुंचा। उसने विप्लवकारियों को परास्त किया। फिरोज तो भाग गया, परंतु उसके साथ बड़ी सेना में पकड़े गए संख्या में उसके साथी पकड़े गए और मारे गए। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने विद्रोहियों पर आक्रमण करने की अपेक्षा अजमेर की रक्षा को अधिक महत्व दिया था और नीमच के बागियों पर आक्रमण करने के सावर्स के प्रस्ताव को उसने स्वीकार नहीं किया था तथा गोरों की हरमे जस्टिस इन्फेंट्री और 12वीं बम्बई इन्फेंट्री के अजमेर पहुंचने से वहां की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि सावर्स के साथ गोरे हरमेस्टिस इन्फेंट्री और 12वीं बम्बई इन्फेंट्री ये सभी अजमेर पहुँचे। एजीजी स्थायी रूप से अजमेर में ठहरा रहा और सभी राजाओं और पॉलिटिकल एजेंटों के साथ संपर्क बनाए रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल की देखरेख में रेजिडेंट ने बड़ी निष्ठा के साथ अजमेर नगर की रक्षा की। 9 अगस्त 1857 को अजमेर जेल में विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप 50 सैनिक जेल से भाग निकले। इस घटना के अतिरिक्त अजमेर पूर्णतः शांत रहा। नेक्स्ट, भरतपुर में जो आगरा प्रदेश की सीमा पर स्थित है, शांति बनाए रखने के सभी प्रयासों के बावजूद संपूर्ण विद्रोह काल में अशांत रहा। भरतपुर के निकट मथुरा में विद्रोह भड़क उठा। इसके तुरंत बाद हुडल में तैनात भरतपुर राज्य की सैनिक टुकड़ी ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर चले जाने के लिए आग्रह किया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि अजमेर के बाद विद्रोह भरतपुर पहुंचा। भरतपुर के बाद वहां पर हुडल एक जगह है, वहां पर पहुंचा। इस तरह से विद्रोह बढ़ता गया और मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर वहां से जाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, 8 जुलाई तक मॉरिसन भरतपुर में तनावपूर्ण वातावरण में कार्यरत रहा, परंतु 5 जुलाई के दिन ब्रिटिश सेना साहबगंज नामक स्थान पर विद्रोहियों से पराजित हुई थी। मॉरिसन रेजिडेंसी का कार्यभार माजी साहिबा के प्रतिनिधि गुलाब सिंह को सुपुर्द कर आगरा चला गया। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया था। राजस्थान की धौलपुर रियासत में संपूर्ण विद्रोह काल में तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त रहा। धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3,000 अपनी जाति के लोग एकत्र कर लिए थे और 9 जुलाई 1857 को उन्होंने इरादन नगर की तहसील व राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लौटे। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि मेजर मॉरिसन जब भरतपुर छोड़ के चले गए तो 8 जुलाई पर मॉरिसन जब भरतपुर में तनावपूर्ण वातावरण था, उसके बाद मॉरिसन 5 जुलाई के दिन ब्रिटिश सेना साहबगंज नामक स्थान पर विद्रोहियों से पराजित हुई थी और मॉरिसन रेजिडेंटी का कार्यभार इनका कार्यभार माजी साहिबा के प्रतिनिधि गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था। राजस्थान की धौलपुर रियासत में भी तनावपूर्ण वातावरण रहा और धौलपुर के उस समय नेता देवा, गुर्जर नेता थे ये देवा थे। इन्होंने उस समय काफ़ी अपने गुर्जरों को इकट्ठा किया था और ये 9 जुलाई 1857 को
इरादन नगर की तहसील पर पहुंचे थे और खजाने में से 2 लाख रुपए इन्होंने लूटे थे नेता देवा ने। नेक्स्ट पॉइंट, उनके एक अन्य साथी थे भवानी शंकर ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की थी। ये नेता देवा के साथ में थे भवानी शंकर, इन्होंने मिलकर भी उनका साथ दिया था। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के विप्लवकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया। धौलपुर राज्य की सेना के अधिकांश सैनिक व अधिकारी वर्ग विप्लवकारियों के साथ मिल गए। धौलपुर के शासक की सत्ता कुछ समय के लिए पूर्णतः समाप्त हो गई। धौलपुर नरेश थे उस समय भगवत सिंह विद्रोही सैनिकों द्वारा घेर लिया गया और उसे मार डालने की धमकी दी गई। राव रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में लगभग 1000 विप्लवकारी धौलपुर राज्य की अधिकांश तोपें लेकर आगरा की तरफ पलायन कर गए। आगरा पर आक्रमण करते समय विद्रोहियों ने धौलपुर राज्य की तोपों का ही प्रयोग किया था। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना है कि धौलपुर के जो गुर्जर नेता थे, नेता देवा, उनके साथ भवानी शंकर भी जा मिले थे और इन्होंने ग्वालियर और इंदौर के विप्लवकारियों से मिलकर धौलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया था। इस तरह से काफ़ी लोग मिल गए थे और इन सभी ने मिलकर के धौलपुर राज्य में प्रवेश किया। यहाँ पर धौलपुर के शासक की सत्ता कुछ समय के लिए पूर्णतः समाप्त हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर सभी विप्लवकारी आ चुके थे। धौलपुर नरेश उस समय थे भगवत सिंह, विद्रोही सैनिकों द्वारा इनको घेर लिया गया और उन्हें मार डालने की धमकी दी गई। इतना दबाव विप्लवकारियों ने भगत सिंह जो वहाँ के नरेश थे उनको दिया। राव रामचंद्र और हीरा लाल इन दोनों ने मिलकर के 1000 विप्लवकारी धौलपुर राज्य की अधिकांश तोपें, इनके पास तोपें थी और तोपों का ही इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, धौलपुर का शासक दिसंबर 1857 तक पूर्णतः शक्तिहीन बना रहा और विप्लवकारियों के अधीन रहा। अंत में पटियाला नरेश ने धौलपुर शासक के प्रार्थना पत्र पर 2000 सिख नरेश जिनके पास तोपखाना भी था धौलपुर भेजे। उन्होंने धौलपुर नरेश को विप्लवकारियों से मुक्ति दिलाई। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि धौलपुर नरेश को जब घेर लिया गया विप्लवकारियों के द्वारा, तो वहाँ पर उनकी सहायता के लिए उन्होंने जब उन्होंने एक पत्र लिखा था पटियाला नरेश को, तो उन्होंने सहायता के लिए 2000 सिख सैनिक भेजे थे। 1857 के विप्लव के समय जयपुर का महाराजा उस समय थे राम सिंह, ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से वफादार रहे। उसने अपने पूर्व मंत्री शिव सिंह की इस सलाह को अस्वीकार कर दिया कि वह मुगल बादशाह के साथ भी मैत्री रखे। जयपुर के कतिपय प्रभावशाली व्यक्ति, जिनमें नवाब विलायत अली, मियाँ उस्मान खां और फौजदार सादुल्ला खां प्रमुख थे, मुगल बादशाह से संपर्क बनाए हुए थे। इस पर वे कैद कर लिए गए। जयपुर नगर में शांति बनी रही। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को सहयोग किया, इसलिए उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली का परगना इनाम में दे दिया गया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो उस समय जयपुर के महाराजा थे राम सिंह वो ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और उनके साथ जयपुर में नवाब विलायत अली खां थे, सादुल्ला खां थे और मियाँ उस्मान खां थे। मुगल बादशाह से संपर्क हुए थे, इस पर वे कैद कर लिए गए थे। जयपुर नगर में शांति बनी रही। जयपुर के महाराजा जो राम सिंह द्वितीय थे उनको सितारे हिंद कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजपूताने की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। उस समय उसके नवाब थे वजीरुद्दौला। स्वयं तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहा, परंतु उसकी सेना के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। टोंक के नवाब की सेना ने नीमच के विप्लवकारियों को आगरा जाते समय टोंक का पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। टोंक की राजकीय सेना के बहुत से सैनिक विद्रोहियों के साथ आगरा गए। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि जब विद्रोह टोंक की तरफ बढ़ा तो टोंक के नवाब उस समय जो थे वजीरुद्दौला, ये तो पूरे समर्पित थे ब्रिटिश सरकार के प्रति, लेकिन उनकी सेना ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित नहीं थी। वो विप्लवकारियों का साथ दे रही थी और जब विप्लवकारी सारे टोंक पहुँचे तो वहाँ की सेना ने उनका भव्य स्वागत किया और विद्रोहियों के साथ अब वो सारे मिलकर के विप्लवकारी आगरा पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट, टोंक की जनता की विद्रोहियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी। टोंक नवाब के मामा मीर आलम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का खुला विरोध किया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का खुला विरोध किया था, तो मीर आलम खान। ये कहाँ से संबंधित थे? टोंक के ये नवाब के मामा थे, तो ये टोंक से संबंधित थे। मोहम्मद फैजुल्ला खां के नेतृत्व में एक राजकीय सेना उसके विरुद्ध भेजी गई। मीर आलम खान लड़ता हुआ मारा गया था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था और इस विरोध में मीर आलम खां बाद में मारे गए थे। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया है।
टोंक की स्त्रियों ने भाग लिया, इसका प्रमाण हमें अजमाइश एक नाटक है जो कि मोहम्मद मुजीब ने लिखा था, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक है गदर की सुबह ओ शाम में उल्लेखित है कि टोंक के मुजाहिदों के नेता ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपये नज़र के पुरस्कृत किए थे। ये बुक है गदर की सुबह और शाम, ये लिखी थी ख्वाजा हसन निजामी ने। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़। मारवाड़ के सामंत अपने स्वामी तख्त सिंह मारवाड़ में उस समय थे। तख्त सिंह के निरंकुश व्यवहार से असंतुष्ट थे और वे उसके विरुद्ध करने की तैयारी में थे। उसका ब्रिटिश सरकार के प्रति भी तीव्र आक्रोश था क्योंकि वह महाराजा तख्त सिंह का पक्ष ले रहे थे। तो मारवाड़ के सामंत और उनके स्वामी ये दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध थे। अप्रैल 1857 में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने बेथौरा के जागीरदार की हत्या करवा दी। इसकी शिकायत होने पर महाराजा ने एक सेना खुशहाल सिंह के विरुद्ध भेजी थी। खुशहाल सिंह ने बालोतरा के पास इस राजकीय सेना को परास्त कर दिया। मारवाड़ के सभी असंतुष्ट ठाकुर, जिनमें आसोप, आलनिया वास और गूलर के ठाकुर प्रमुख थे, खुशहाल सिंह के साथ हो गए। यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि खुशहाल सिंह के साथ उस समय मारवाड़ के असंतुष्ट ठाकुर थे, आसोप, आलनिया वास और गूलर के ठाकुर थे। अजमेर में स्थित सरकारी खजाने व गोला बारूद की रक्षा करने के लिए महाराज ने कुशल राज के नेतृत्व में अश्वरोही सेना भेजी थी। अगस्त 1857 में एरनपुरा में स्थित जोधपुर लीजन की एक सैनिक टुकड़ी अभ्यास करते हुए माउंट आबू गई थी। 21 अगस्त को इस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। अगस्त 1857 में क्रांति शुरू हुई थी एरनपुरा में, जो कि जोधपुर में था उस समय। उन्होंने बैरकों में निवास करने वाले अंग्रेजों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और उन्होंने कप्तान हॉल के मकान पर आक्रमण कर दिया। ये सब हुआ था एरनपुरा में। यहाँ एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर घायल हुआ। तत्पश्चात ये सैनिक आबू की पहाड़ी से नीचे उतरकर एरनपुर पहुँचे। इनके पहुँचने को पहले ही छावनी में विद्रोह का शंखनाद हो चुका था। विद्रोह सैनिक पाली की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्हें सूचना मिली कि किलेदार अनार सिंह के नेतृत्व में जोधपुर राज्य की एक सेना उनके रास्ते को रोकने के लिए पाली में तैनात है। इस पर विद्रोहियों ने अपना रास्ता बदल डाला। आउबा के ठाकुर खुशहाल सिंह, जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का विरोधी था और अंग्रेजों से असंतुष्ट था, विद्रोही सैनिकों को अपनी सेना में आउवा ले गया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि उस समय पाली में भी विद्रोह पहुंचा। उस समय किलेदार थे अनार सिंह और जो ठाकुर खुशहाल सिंह से वो आउवा के थे और तख्त सिंह जो थे मारवाड़ के थे। ये भी एक दूसरे के विरोधी थे और ये तख्त सिंह अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। विद्रोही सैनिकों को अपनी सेना में ये सब आउवा ले गए। आसोप के ठाकुर थे उस समय शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह और अलनियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह। ये अपने सैनिकों सहित आउवा पहुँच गए थे तीनों। किलेदार अनार सिंह, जो कि पाली के थे, की सहायता के लिए महाराजा तख्त सिंह ने, जो कि मारवाड़ के थे, कुशलराज सिंह, छत्रसाल, राजमल मेहता, विजयमल मेहता आदि के नेतृत्व में जयपुर से एक अन्य सेना भेजी। एक अंग्रेज पदाधिकारी लेफ्टिनेंट हीथ कोड को एजीजी लॉर्ड जॉर्ज ऑरेस ने अनार सिंह को युद्ध संबंधी परामर्श देने को भेजा था। राजकीय सेना ने आउवा से 3 मील दूरी पर बेथौरा गांव में डेरा डाला। यहाँ 8 सितंबर 1857 को घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजकीय सेना परास्त हुई। किलेदार अनार सिंह 76 सैनिकों के साथ मारा गया। इस तरह आउवा पर आक्रमण करने के लिए अजमेर में एक सेना एकत्र की गई। इस सेना का नेतृत्व, अजमेर की सेना का नेतृत्व किया था जॉन लॉरेंस ने स्वयं किया। लॉरेंस द्वारा आउवा पर आक्रमण करने की सूचना जोधपुर में स्थित पॉलिटिकल एजेंट मॉकमैसन को मिली। वह भी आउवा की तरफ रवाना हुआ। 18 सितंबर को लॉरेंस आउवा पहुंचा। 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसे गोरे कालों का युद्ध कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन कि गोरे कालों का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। इस बीच मॉकमैसन भी आउवा पहुंच गया, परंतु गलती से वह शत्रुओं के चंगुल में फंस गया था मॉकमैसन और मार डाला गया। तो आउवा के युद्ध में हमने देखा कि मॉकमैसन भी मारा डाला गया था। इसके शव को आउवा के गढ़ के दरवाजे के सामने वृक्ष पर लटका दिया गया था। आउवा के ठाकुर को जब इसका पता चला, तब उसके मॉकमैसन की अंत्येष्टि की व्यवस्था करवाई। जॉर्ज लॉरेंस को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। गवर्नर जनरल ने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया। उसने एजीजी के प्रति अप्रसन्नता प्रकट की। विप्लवकारियों ने रिशालदार अब्दुल अली, अब्बास अली खां, शेष मोहम्मद बख्श और हिंदू व मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड़ व मेवाड़ की जनता से अपील की कि वह उनकी हर प्रकार से सहायता करे। 9 अक्टूबर 1857 को आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह,
बोगावा के ठाकुर जोत सिंह, पांता के ठाकुर प्रेम सिंह, बसना के ठाकुर चांद सिंह, पुतुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह ने ये सभी मिलकर के दिल्ली की ओर चले गए 9 अक्टूबर 1857 को। 10 अक्टूबर को जोधपुर रीजन के सभी सैनिक ठाकुर शिवनाथ जी के नेतृत्व में आउवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह से हमने यह देखा कि 9 से 10 अक्टूबर इन 2 दिनों में काफ़ी लोग वहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच हुए। उनका दिल्ली जाने का मूल उद्देश्य था मुगल सम्राट के समक्ष उपस्थित होना और उनसे फरमान तथा सैन्य सहायता प्राप्त कर पुनः राजस्थान में लौटकर अजमेर पर आक्रमण करना। महाराजा तख्त सिंह ने कुचामन ठाकुर केसरी सिंह को बागियों के पीछे जाने के आदेश दिए। केसरी सिंह उनके पीछे गया। केसरी सिंह ने कुशल राज को साथ लेकर विप्लवकारियों का नारनौल तक पीछा किया। 16 नवंबर 1857 को नारनौल में ब्रिगेडियर गराड़ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का विद्रोहियों के साथ घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यद्यपि गराड़ मारा गया तथापि विजयश्री फिर ब्रिटिश फौज के हाथ लगी। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि सारे विप्लवकारी पहले दिल्ली पहुंचे और वहां से उन्हें अजमेर जाना था, लेकिन कुशलराज ने उनका पीछा किया और कुशलराज के साथ थे केसरी सिंह। इन दोनों ने मिलकर उनका पीछा किया था और नारनौल में ब्रिगेडियर गराड़ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का विद्रोहियों के साथ इन घमासान युद्ध हुआ था 16 नवंबर को, और इसमें गराड़ जो ब्रिगेडियर था वो मारा गया तथा तथापित विजयश्री ब्रिटिश फौज सेना के हाथ लगी। आसोप पर आक्रमण करने के लिए राजकीय सेना पहले ही भेज दी गई थी, इसलिए आसोप ठाकुर थे शिवनाथ सिंह को विद्रोहियों के रास्ते नहीं छोड़कर वापस मारवाड़ में लौट आने के लिए बाध्य होना पड़ा। आसोप ठाकुर ने बड़लू नामक ग्राम में राजकीय सेना का डटकर मुकाबला किया। अंततः उसे राजकीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठाकुर शिवनाथ सिंह को जोधपुर के किले में नजरबंद करके रखा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि ठाकुर जो शिवनाथ सिंह थे ये आसोप ठाकुर थे, इन्हें कहाँ रखा गया था? इन्हें जोधपुर के किले में नजरबंद रखा गया था। एजीजी ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना जिसके पास तोपखाना भी था आउवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 20 जनवरी 1858 को इस सेना ने आउवा को घेर डाला था। 23 जनवरी रात्रि को ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के घेरे से बाहर निकलकर मेवाड़ की ओर पलायन कर गया था। नाथूराम खड़गावत ने लिखा है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा का नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को सुपुर्द मेवाड़ के सामंतों से सेना एकत्र करने के लिए आउवा छोड़ा था। पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में आउवा की फौजों ने अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा, परंतु उन्होंने आउवा के किलेदारों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों की फौज ने आउवा गांव को लूटा और किला, महल, परकोटा व मकान ध्वस्त कर दिए। आउवा के दीवारों को भी नष्ट कर दिया था। उसके बाद आउवा से महाकाली की भव्य मूर्ति जिन्हें सुगाली माता थी उनको अजमेर ले जाई गई। महाराजा तख्त सिंह ने कुशाल सिंह की संपूर्ण जागीरें जब्त कर ली थी। कुशाल सिंह ने ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया। कुशाल सिंह को समाप्त करने के लिए महाराजा तख्त सिंह ने समय समय पर माधो सिंह, विजय सिंह मेहता, नाजान मुस्तक आदि के नेतृत्व में सैनिक भेजे थे। ब्रिटिश सरकार का यह फैसला महाराजा तख्त सिंह के लिए अनुकूल नहीं था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह इसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयासशील रहा। 25 जुलाई 1864 ईस्वी को उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र देवी सिंह ने आउवा की जागीर के लिए संघर्ष किया था। कुशाल सिंह के बाद देवी सिंह ने उनकी जागीर के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़ के सामंतों और सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह। इनके बीच पत्र व्यवहार चल रहा था। उनके कुछ पत्र रास्ते में पकड़ लिए गए थे। सावर्स ने अपनी रिपोर्ट के साथ इन पत्रों को नत्थी करके ब्रिटिश सरकार को सूचनार्थ भेजे थे। सितंबर 1857 में आउवा से पराजित होकर लौटते समय एजीजी जॉर्ज लॉरेंस को बगड़ी के ठाकुर ने सहयोग नहीं दिया और उसके मांगने पर भी रसद का प्रबंधन नहीं किया था। भूतपूर्व एजीजी सदरलैंड की प्रतिमा पर पत्थर फेंके और अंग्रेजों के प्रति अनादर की भावना का प्रदर्शन किया गया था जोधपुर सैनिकों द्वारा। ब्रिटिश पदाधिकारी उस समय थे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने इस सेना को तुरंत मेजर अजमेर छोड़कर जोधपुर लौट आने का आदेश दिया। नसीराबाद और नीमच के विप्लवकारियों का पीछा करने के लिए भी जोधपुर से एक सेना भेजी गई थी। सेना का नेतृत्व कैप्टन हार्ड कैसल कर रहा था। जोधपुर में अनार सिंह के नेतृत्व में भेजी गई राजकीय सेना के सैनिकों ने आउवा पर आक्रमण करने में उत्साह व सक्रियता का प्रदर्शन नहीं किया। एजीजी ने व्यंग में लिखा कि मारवाड़ी सैनिक विद्रोहियों के समक्ष अर्दली की भांति नृत्य करने में अभ्यस्त हैं। ये लिखा था एजीजी लॉरेंस ने। अनार सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। राजकीय सेना के सैनिकों के मन में विप्लवकारियों के प्रति सहानुभूति थी।
10 अगस्त 1857 की रात को जोधपुर के किले के गोपाल पोल के पास बारूद के भंडार पर बिजली गिरी थी। महाराज तख्त सिंह द्वारा विधर्मी अंग्रेजियों के साथ निष्ठा प्रदर्शित करने के कारण ऐसा हो लोगों ने इस घटना को ईश्वरीय कोप बताया था। आवा के युद्ध की छवि मारवाड़ के जन समुदाय के मस्तक पटक पर अंकित थी। सेना के साथ हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन भी नीमच गया था। नीमच छावनी और उसके आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मेजर बर्टन कोटा के थे। कोटा पहुंचने से पहले कोटा की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। मेहराब खां भी थे उस समय। उन्होंने एक परिपत्र लिखा था। वह कोटा एजेंसी में महाराव की तरफ से वकील नियुक्त किया गया था। सैनिकों के आटे में गाय और सुअर की हड्डियों को पीस कर मिलाया गया है। अंग्रेज सैनिकों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इस परिपत्र से जनता व सैनिकों का आह्वान किया गया था कि ईसाइयों का अंत करें। 14 अक्टूबर को बर्टन ने अपने दोनों लड़कों के साथ महाराव से मिलने गया। बर्टन ने महाराव से अलग एकांत में बात की। इस समय महाराव के वकील थे। नंद किशोर को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। वकील नंद किशोर ने महाराव और बर्टन के बीच गुप्त वार्ता का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों को दे दिया था। मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्र सहित असहाय बंगले में घिर गया। रेजिडेंसी के सर्जन थे डॉक्टर सेल्डर तथा कोसा डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे सेविल कांटम की हत्या कर दी गई। महाराव ने अपने प्रतिनिधि देवीलाल को बागियों को समझाने के लिए भेजा। उन्हें कहलाया कि मेजर बर्टन को क्षति नहीं पहुंचाए। देवीलाल को बागियों ने गोली से उड़ा दिया। जिनको की भेजा था उनको ही गोलियों से उड़ा दिया गया विप्लवकारियों द्वारा। मेजर बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर तोप से उड़ा दिया गया। कोटा के महाराव की रक्षार्थ सने को स्वामी भक्त राजपूत गुप्त रूप से महल में पहुंचने लगे। उनमें थे अमर सिंह के छोटे भाई मोहब्बत सिंह, चतुर्भुज सिंह, अजीत सिंह। इस प्रकार अपेक्षाकृत अब किला बहुत कुछ सुरक्षित हुआ। महाराव ने बर्टन की हत्या संबंधी जानकारी तथा कोटा में चल रहे घटनाक्रम की सूचना एजीजी को एक प्रपत्र द्वारा भेजने का प्रयास किया। समझौते की 9 शर्तें थी। एक शर्त के अनुसार समझौता पत्र में उल्लिखित ताकि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश अनुसार की गई थी। वह जयदयाल व मेहराब खां का मुख्य प्रशासन बनाया गया। महाराव इतना असहाय हो चुका था कि उसने उदयपुर महारानी से प्रार्थना की थी कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जनाना ड्यूटी की गरिमा बनाए रखना कठिन था। लगभग 6 महीनों तक कोटा प्रशासन पर विप्लवकारियों का नियंत्रण बना रहा। उन्होंने शहर से उचित व अनुचित तौर तरीकों से धन एकत्रित किया। 6 मार्च 1858 को महाराव ने एजीजी को एक पत्र भेजा जिसमें उसने विद्रोहियों की विनाशकारी गतिविधियों का अवगत कराया था। मार्च 1858 में मेजर जनरल एजी रॉबर्ट्स के सेनापतित्व में एक ब्रिटिश फौज कोटा पहुंची थी। 30 मार्च 1858 को बागियों के विरुद्ध व्यापक रूप से सैनिक अभियान किया गया। परिणामतः बागियों का सफाया हो गया। जयदयाल का भाई हरदयाल रण क्षेत्र में मारे गए थे। बागियों में 2 मुख्य नेता थे, जयदयाल और मेहराब खां। वहाँ से भागने में सफल हो गए। बाद में बड़ी मुश्किल से वे पकड़े गए। दोनों को फांसी का दंड दिया गया। समकालीन इतिहासकार उस समय सूर्यमल मिश्रण थे। इन अत्याचारों का हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया। बूंदी के दरबारी कवि थे। कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा विप्लव के दौरान विभिन्न जागीरदारी को लिखे गए पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। सूर्यमल मिश्रण ने पिपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर गुलाम मनोवृत्ति की आलोचना की। सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसे सूर्यमल मिश्रण ने कहा था। 1857 के विप्लव के आरंभ के समय मेवाड़ में सामंत और महाराणा दोनों ब्रिटिश सरकार के रवैये से असंतुष्ट थे। सलूम्बर के रावत को वंशानुगत भांजगढ़ प्रधान जी के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। सलूम्बर का रावत जो केसरी सिंह था अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत था। तात्कालिक एजीजी हेनरी लॉरेंस ने भारत को सिफारिश की थी कि सलूम्बर और भिंडर की जागीरें जब्त कर ली जाएं और यहाँ के ठाकुरों को मेवाड़ के बराबर जाने के लिए बाध्य किया जाए। नेक्स्ट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के कार्यकाल में मारवाड़ के साथ संबंध बड़े कटु थे। 29 मई 1857 को कैप्टन सावर्स आबू से उदयपुर पहुंचा था। महाराणा ने उसे जगमंदिर महल में ठहराया और उसकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। महाराणा से मंत्रणा करने के पश्चात सावर्स ने असंतुष्ट सामंतों को पत्र द्वारा सूचित किया कि उनकी सभी शिकायतों को सुनवाई वह स्वयं करेगा। 3 जून 1857 को नीमच में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था।
सावर्स डोंगला पहुंचकर 40 अंग्रेज अभ्यर्थियों को, जिसमें औरतें व बच्चे भी थे, बागियों से रक्षा की और उन्हें सुरक्षित उदयपुर भिजवा दिया। महाराणा ने उन्हें जग मंदिर में रखा, जहां उनकी सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध कर दिया गया। पहले उन्हें रुघाराम से शरण दी। 23 जनवरी के दिन अर्धरात्रि को प्रसाद सिंह आहुआ छोड़कर मेवाड़ की सीमा में प्रविष्ट हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।